नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमन कोशर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर, आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड आज हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर 4 के एंडिंग स्टेज पर, जहां पर आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे ADHD का टॉपिक लिखा हुआ है। और ADHD में मैंने दो कंपैरिजन्स, दो डिविजन्स किए हैं इजीली आपको, ताकि वो चीज समझ में आए। फर्स्ट इज इन अटेंशन एंड सेकेंड इज हाइपर एक्टिविटी। यही दो कंप्राइज करके, कंबाइन करके, को ज्वाइन होके बनाती हैं ADHD का एक डिसऑर्डर। अब ये ADHD और ASD और LD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब एक अम्ब्रेला टर्म में आते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब ये न्यूरो डेवलपमेंटल तो बड़ा ही मेडिकल टर्म लग रहा है, हो सकता है समझ में भी ना आए, तो कोई नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद करेगा। न्यूरो डेवलपमेंटल में भी अगर हम दो पार्ट्स कर दें, फर्स्ट है न्यूरो, दैट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम और द नर्व्स, एंड डेवलपमेंटल इज डेवलपमेंटल स्टेज जो हमारा शुरू होता है फ्रॉम द बर्थ टिल द एज ऑफ 5 years। तो ये उसका कॉम्बिनेशन था न्यूरो डेवलपमेंटल का। यानी कि स्कूल गोइंग एज से पहले बच्चे में अगर कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं रिगार्डिंग ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी, देन वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल करेगा। सो आज स्टार्ट करते हैं इन अटेंशन से। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों की इन अटेंशन का मतलब होता है अटेंशन का कम हो जाना, या किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर लंबे समय तक अटेंशन ना दे पाना। इसका फर्स्ट सिम्टम, ये मैंने 5 सिम्टम्स लिखे हैं बेसिकली DSM और ICD की बुक से ही मैं ये नोट्स क्रिएट करता हूं और आपको सिंपलर लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो पहला सिम्टम आता है, दैट इज डिफिकल्टी मेंटेनिंग फोकस। फोकस मेंटेन नहीं हो पाता है और उसमें डिफिकल्टी होती है अगर मेंटेन करना पड़ जाए तो। इसी से रिलेटेड बच्चों फोर्थ ऑप्शन आता है, हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, जहां पर फोकस मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है एक टास्क में, तो उस टास्क को बच्चा क्या करेगा, अवॉइड करेगा। अगर उसे अवॉइड होने लग जाए तो वो उसे एट द एंड डिसलाइक कर देगा, जिसकी वजह से सस्टेन मेंटल एफर्ट फिर नहीं लग पाएगा। अब यहां पर जब बच्चे ने अवॉइड कर दिया उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को डिसलाइक कर दिया, तो उसका इफेक्ट बिहेवियर पे क्या दिखेगा, सेकेंड पॉइंट दिखेगा, डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग द टास्क्स। अब वो टास्क्स को ऑर्गेनाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा तो एफर्ट लगा ही नहीं सकता। हमने पहले पढ़ा उसका कॉग्निटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेकंड हमने उसका पढ़ा कि बिहेवियर इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब बिहेवियर इफेक्ट की वजह से ये बिहेवियर दूसरों को भी तो दिखेगा, क्योंकि ये डेली फंक्शनिंग में इंटरप्शन करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर दोस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स जहां पर डेली फंक्शनिंग इफेक्ट होती है इन अ नेगेटिव सेंस। ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज, एग्जाम्पल मैंने दिया है, टाइम मैनेजमेंट पुअर हो जाना, रूम को मेसी रखना, अपने एरिया को जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जहां पर आप रोज रात को सोते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो घर, वो रूम, वो एरिया बहुत ही गंदा रखना, टाइडी ना रखना, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं इन अटेंशन की वजह से। फिफ्थ पॉइंट इज फॉरगेटफुल ऑफ थिंग्स एंड टास्क्स। अब इसका रीजन बनता है थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल ह्यूमंस भी होते हैं डिस्ट्रैक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ह्यूमंस डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो। बट अगर ये बहुत इजी डिस्ट्रैक्शन मिल रही है, यानी कि जरा सा भी कुछ आवाज हुई और शोर हुआ एंड यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड, एंड वो भी ये काफी टाइम में लगातार ये चीजें हो रही हैं, इट मीन्स कि वो बच्चा जो है धीरे धीरे उन चीजों को भूलने लगेगा जिन पर उसको फोकस या काम करना है। अगर काम नहीं भी करना है तो वो अपनी बिलोंगिंग्स को ही भूलना शुरू कर देगा। इन द केस ऑफ लाइक फॉरगेटिंग थिंग्स, फॉरगेटिंग पेंसिल बॉक्स, फॉरगेटिंग लंच बॉक्स, फॉरगेटिंग वाटर बॉटल्स, अपनी चीजों को ही भूल जाएगा। आई गेस ये आपको इन अटेंशन का टॉपिक क्लियर होगा। एंड इन अटेंशन के बाद इसके दूसरे स्विच करते हैं टॉपिक पे, दैट इज हाइपर एक्टिविटी। अब हाइपर एक्टिविटी में कंडीशन क्या होती है, दैट बिकॉज यहां पर भी अगेन नाम से ही पता चल रहा होगा, एक्टिविटी लेवल या जो एक्टिवनेस एनर्जी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाइपर मोड में है। तो इसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट हमें करना होता है बच्चों मेनिया से।
जो डिप्रेसिव पेशेंट्स में हमें देखने को, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है कंडीशन, तो वो मैनिक कंडीशन अगर है तो हम डायग्नोसिस मेनिया का क्रिएट करेंगे। अदरवाइज हम फैमिली हिस्ट्री और चाइल्डहुड हिस्ट्री से लिंक करेंगे कि कहीं वो हाइपर एक्टिविटी की कंडीशन बचपन से ही तो नहीं थी, अगर थी तो हाइपर एक्टिविटी या एडीएचडी का डायग्नोसिस क्रिएट किया जाता है। अनएबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शंस, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल नहीं किया जाता है, इसका लिंक बनता है थर्ड पॉइंट से, ऑन द गो या ड्रिवन बाय अ मोटर, यानी कि ऑन द एज बच्चा हमेशा फील करता है, ऑन द गो हमेशा बच्चा फील करता है। किस तरीके से कि उसकी स्पीच में ब्रेथलेसनेस नजर आएगी हाइपर एक्टिविटी की वजह से, पहला तो ये कंडीशन। दूसरा, उसका मोटर बिहेवियर बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड मैनर में आपको दिखेगा रादर देन अ नॉर्मल पर्सन और अ नॉर्मल किड ऑफ दैट एज। Second is often leave seat in situations when seating is required. जिन जगहों पर बैठना कंपल्सरी था, आई वुड से फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम और दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जहां पर बैठना कंपल्सरी था, जहां पर बैठना रिक्वायर्ड था टू बी मोर प्रिसाइज, वहां से बच्चा सीट उठ के चला जाता है। ज्यादातर कंप्लेंट्स बच्चों को स्कूल वाले, स्कूल के टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं अब उनके पेरेंट्स को, दैट ये क्लास में घूमता रहता है, अपनी एक जगह पर बैठता नहीं है। बट हर बच्चे ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ द किड्स डू दीज काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स। बट अगर ये चीज रेपिटेटिव मैनर में बहुत ज्यादा हो रही है, एंड एडीएचडी के डायग्नोसिस के लिए टाइम पीरियड बनता है बच्चों 6 महीने का। 6 महीने तक अगर यहाँ पर 9 सिम्टम्स बेसिकली होते हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट 5 लिखे हैं। इन 9 सिम्टम्स में से और इन 9 सिम्टम्स में से दोनों में से 6 सिम्टम्स अगर आपके फुलफिल हो जाते हैं इन अ टाइम स्पैन ऑफ 6 months, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 9 सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन एंड 9 सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, इसमें से अगर आपके 6 सिम्टम्स मैच करते हैं एंड हाइपर एक्टिविटी में से भी सेम 6 सिम्टम्स मैच करते हैं, तो आपका डायग्नोसिस जो है वो क्रिएट हो सकता है इनअटेंशन एडीएचडी का, जिसमें टाइम स्पैन लगता है 6 महीने का या 6 months का। 4th पॉइंट पर आते हैं, ऑफन टॉक्स एक्सेसिवली। टॉकिंग बिहेवियर भी अगेन हर बच्चा करेगा, बट अगर यही चीज एडीएचडी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग की जाती है तो पता चलता है कि वो तो एक्सेसिव मोड में बातें कर रहा है। ठीक। लास्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन वेटिंग फॉर हिज और हर टर्न। बच्चे जो है खेलते हुए अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाते हैं, बचपन से ही पेशेंस लेवल, हम उसको कहते हैं कि बच्चा जो है बड़ा नटखट है, चालाक है या तेज है, ठीक है। बट ये सारी चीजें तो हमें अपनी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बोल देनी होती हैं, एज अ डिफेंस हम इसे यूज करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ईगो सुपर ईगो के डिफेंस मैकेनिज्म्स अगर आपने पढ़े हो तो हम एज ए डिफेंस उस चीज को यूज करते हैं कि नहीं बच्चा तो बहुत तेज है पर हाँ इंटेलिजेंट बहुत है। इट्स गुड कि वो इंटेलिजेंट है, बट उसके बिहेवियर पे भी लिमिट करनी होगी बाय सम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। तो यहाँ पर मैंने इसके डीएसएम और आईसीडी के कोडिंग्स भी लिख दिए हैं, जैसा मैं हर वीडियो में लिखता भी हूँ हर डिसऑर्डर के लिए। DSM is 314.00 and ICD is F90.0। यहाँ पर इसके 3 कैटेगरीज में बताना चाहूंगा। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास इनअटेंशन का प्रायोरिटाइज हो जाना। एडीएचडी एक सिंपल एक डायग्नोसिस नहीं है, एडीएचडी एक डिसऑर्डर नहीं है, इसके भी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है इनअटेंशन प्रीडोमिनेंट होना, यानी कि इनअटेंशन ज्यादा है, हाइपर एक्टिविटी बहुत कम है, हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे हैं। सेकंड, हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं बट इनअटेंशन के सिम्टम्स मैच नहीं हो रहे। एंड थर्ड इज कोमॉर्बिडिटी ऑफ दीज टू, यानी कि कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते ही एडीएचडी है। तो उसमें इनअटेंशन के भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और हाइपर एक्टिविटी का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। सो आई होप कि आज एडीएचडी का टॉपिक भी आप बच्चों को, जिस तरीके से आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, मैं चाहूंगा मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देखा कीजिए एंड उन वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, so that I get motivated to prepare very interesting topics for you students, so that आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक्सेल कर पाए। तो थैंक यू सो मच एंड कल मिलेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वीडियो में। तो तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखिए एंड कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।